एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीलाभ। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही होगा कि मैं वैक्सीन्स के ऊपर एक सीरीज बना रहा हूं इम्यूनोलॉजी के अंदर, जिस सीरीज के अंदर मैं ऑलरेडी लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स के बारे में आपसे बातचीत कर चुका हूं। आज का वीडियो डेडिकेटेड है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स के ऊपर। ये सेकंड कैटेगरी है वैक्सीन्स की जिसके बारे में मैं यहाँ बताने वाला हूँ। तो पहले जल्दी से देख लेते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या बात करेंगे। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा एस्पेक्ट इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैं एक केस स्टडी के बारे में बात करूंगा जो कि इंडिया की ही है, जिसमें कि हम बात करेंगे कि कोवैक्सीन किस तरीके से बनी थी, कोवैक्सीन के बनने का क्या सिनेरियो था और वो किस तरीके से इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के कैटेगरी के अंदर आती है, उसका उस पूरी चीज को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो जल्दी से पहले मैं आपको की फीचर्स बता देता हूँ इस वीडियो के, ताकि आप इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें और आपको पता चल जाए कि हम इसमें क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि ये इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती हैं। इस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का प्रिंसिपल क्या होता है और इसके अलावा इस इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के एडवांटेजेस क्या हैं, इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, और फाइनली हम डिस्कस करेंगे वो जो केस स्टडी के बारे में मैं आपसे डिस्कस कर रहा था उसको भी हम लोग देख लेंगे। और ये केस स्टडी किसके ऊपर है? कोवैक्सीन के ऊपर। इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होती हैं। तो इसी से शुरू करते हैं कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन आप बनाते कैसे हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। और ये शब्द जो है इनएक्टिवेटेड, इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जब आप कह रहे हो इनएक्टिवेटेड, तो इनएक्टिवेटेड का मतलब होता है किल्ड, यानी कि आप यहाँ पे उस पैथोजन को जिसके अगेंस्ट आप वैक्सीन बनाने जा रहे हो उस पैथोजन को ही किल कर देते हो। तो यू वांट टू आप क्या कर रहे हैं? आप इनएक्टिवेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया? उस पैथोजन को आप किल कर रहे हैं। अब किल कर रहे हैं ये तो बात समझ में आई, लेकिन किल कैसे कर रहे हैं? What are the ways that you are employing for killing the pathogen? तो उसके लिए देखिए कि ट्रीटमेंट आप या तो हीट से कर सकते हैं या किसी केमिकल से भी कर सकते हैं जिसकी मदद से आप वो पैथोजन किल हो जाएगा। तो चाहे आप हीट की मदद से करिए, चाहे आप केमिकल की मदद से करिए। अब देखिए, हीट जो है वो उतना ज्यादा अच्छा मेथड नहीं है। इफ यू वांट टू किल अ पर्टिकुलर पैथोजन, तो हीट जो है वो उतना अच्छा मेथड नहीं है। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है कि जब आप हीट कर देते हो तो क्या होता है कि जो सरफेस है किसी भी पैथोजन का या किसी भी माइक्रोब का जो सरफेस है, उस माइक्रोब के सरफेस के ऊपर बहुत सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे बनाने की कोशिश करूं तो जैसे कि सपोज करिए कि ये एक पैथोजन है, ठीक है, दिस इज अ पैथोजन। अब इस पैथोजन में मैं यहां पे कुछ प्रोटीन्स बना देता हूं। सपोज ये प्रोटीन्स हैं, तो ये कुछ what are these are surface proteins. These are surface proteins। और ये सरफेस प्रोटीन्स जो है, इन्हीं सरफेस प्रोटीन्स को आपका इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करता है एज फॉरेन और फिर इसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स माउंट कर देता है और ग्रेजुअली क्या होता है, ये पैथोजन फिर इसको किल कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है। ठीक, तो जब आप हीट कर देते हो, व्हेन यू आर हीटिंग एनीथिंग, तो हीट करने से ये जो सरफेस प्रोटीन्स हैं इनका डीनेचुरेशन होने की संभावना होती है। कम से कम ऐसे प्रोटीन्स जिनका जो टर्चरी स्ट्रक्चर या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा, वो प्रोटीन्स या हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर होगा, वो प्रोटीन्स पक्का डीनेचर हो जाएंगे। अगर वो प्रोटीन्स डीनेचर हो गए तो आप ये जान लीजिए कि फिर अगर आप किल्ड पैथोजन बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो इम्यून सिस्टम उसके प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा और इम्यून रिस्पॉन्स माउंट नहीं हो पाएगा। तो हमारा पर्पस वैक्सीन बनाने का वहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसी वजह से कहने का मतलब ये है, इसी वजह से आप हीट का इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं करते हैं फॉर
प्रिपेयरिंग एनी काइंड ऑफ अ इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। ठीक, तो अब सवाल ये उठता है कि फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर किस चीज का इस्तेमाल करते हैं? तो आप केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम दैट आप रेडिएशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो केमिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप रेडिएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब केमिकल या रेडिएशन के इस्तेमाल से क्या होगा, जो सरफेस प्रोटीन्स होंगे उस पैथोजन के ऊपर, उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और तो और फिर वो मतलब एज इट इज रह जाएगा। और फिर जब आप इस वैक्सीन को किसी की बॉडी के अंदर इंजेक्ट करोगे तो उसका इम्यून सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होगा और इम्यून रिस्पॉन्स माउंट हो जाएगा। तो इस तरीके की कुछ बात है। तो यहां पे जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि ट्रीटमेंट इससे करना है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, व्हाट वुड बी द रिजल्ट जब आप किसी चीज से इस तरीके से केमिकल्स या रेडिएशन से ट्रीट करोगे? तो क्या होगा, पैथोजन बिकम्स इनकेपेबल ऑफ रेप्लिकेशन। यानी कि जिस पैथोजन को आपने इनएक्टिवेट किया है या जिस पैथोजन को आप केमिकल्स या रेडिएशन से ट्रीट कर रहे हैं, अब वो पैथोजन ग्रो नहीं कर पाएगा। रेप्लिकेट नहीं कर पाने का मतलब क्या हो गया, वो पैथोजन अब ग्रो नहीं कर पाएगा। ग्रो नहीं कर पाएगा मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। ऑलमोस्ट ये हम कह सकते हैं कि ये पैथोजन अब डेड कंडीशन में है, मरा हुआ सा है। बट अगर ये मरा हुआ पैथोजन भी है तब पर भी इसका सरफेस जो है वो इंटैक्ट है। अगर ये सरफेस इंटैक्ट है तो देखिए इम्यून रिस्पॉन्स ये जरूर माउंट करवा पाएगा, हालांकि ये डेड है तो लेकिन तब पर भी क्योंकि इसका सरफेस इंटैक्ट है, ये इम्यून रिस्पॉन्स जरूर माउंट करवा पाएगा। कुछ कम से कम कुछ एंटीजेंस इन द ऑर्गेनिज्म। जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक ऑर्गेनिज्म है, कोई एक बड़ा सा बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के सरफेस पे अलग अलग एंटीजेंस पाए जाएंगे, अलग अलग एपिटोप्स पाए जाएंगे। तो उनमें से कम कुछ एपिटोप्स के अगेंस्ट जरूर आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाने लगेगा। इतनी चीज समझ में आ गई होगी, ये पूरी की पूरी कहानी। इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये है कि आप जिस भी मेथड से, एनी मेथड, जो भी मेथड आप इंप्लॉय कर रहे हैं उसको किल करने के लिए, वो मेथड से मेंटेन स्ट्रक्चर ऑफ की एपिटोप्स। आप की एपिटोप्स के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखें। जो भी एपिटोप्स हैं उनके स्ट्रक्चर को आप मेंटेन रखें। मेंटेन द स्ट्रक्चर ऑफ की एपिटोप्स ऑन सरफेस एंटीजन ड्यूरिंग इनएक्टिवेशन। यानी कि जब आप इनएक्टिवेशन कर रहे हो तो की एपिटोप्स मेंटेन रहने चाहिए, उनके स्ट्रक्चर में कोई भी परिवर्तन नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसा कि मैंने अभी कहा कि आप हीट इनएक्टिवेशन जनरली अवॉइड करते हैं, कुछ लोग फिर भी करते हैं, लेकिन आप हीट इनएक्टिवेशन भी करें तो कुछ इस तरीके का ख्याल रखें कि उसके जो सरफेस प्रोटीन्स हैं या उसके जो एंटीजेंस हैं उस पैथोजन के, वो चेंज ना होने पाए। ये बात है आप ठीक। नेक्स्ट, हायर ऑर्डर्ड एपिटोप्स कैन गेट सिग्निफिकेंटली डिसऑर्डर्ड। क्या मतलब कहा मैंने, अभी जो चीज मैंने अभी बताई आपको वही चीज दोबारा यहां पे लिखी हुई है कि जब आप हीट से ट्रीटमेंट करते हैं तो कम से कम जो हायर ऑर्डर्ड एपिटोप्स हैं जिनका स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स वाले एपिटोप जरूर ही डीनेचर हो जाएंगे और फिर आपका इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। तो ये कहानी होगी। तो क्या तरीका है, सबसे बेहतर तरीका क्या है, आप केमिकल्स का इस्तेमाल करिए ताकि वो जो एपिटोप है वो डीनेचर भी ना हो और पैथोजन किल भी हो जाए और हमारा काम बन जाए। तो कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड उनमें से एक है और कुछ एल्काइलेटिंग एजेंट्स भी ऐसे हैं जिनको आप अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो पैथोजन किल भी हो जाएगा और उसके एपिटोप्स भी डीनेचर नहीं होंगे। फॉर्मेल्डिहाइड एंड एल्काइलेटिंग एजेंट्स। ठीक, तो इतनी चीज समझ में आई होगी। लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब यहां पे देखिए बहुत बढ़िया सा स्ट्रक्चर भी गिवन है जिसमें हमें बता रहा हूं कि ये देखिए एक इंटैक्ट वायरस है। अगर हम इसको डिस्कस करें तो दिस इज अ इंटैक्ट वायरस, यानी कि यहां पे इसका जेनेटिक मटेरियल यानी कि ये जो डीएनए वगैरह है ये भी इंटैक्ट है और ये वायरस बिल्कुल प्रॉपरली पैक्ड है और ये अपना डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखता है। यहां पे हम लोगों ने क्या किया, लो एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इरेडिएशन, मतलब रेडिएशंस का यहां पे इस्तेमाल किया गया।
रेडिएशंस का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया। और जब आप रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, देखिए इसका न्यूक्लिक एसिड कह लीजिए या आप कह लीजिए डीएनए या जो भी आरएनए इसके अंदर जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या हो गया, वो आपका टूट गया छोटे छोटे हिस्सों में। लेकिन अभी भी देखिए जो इसके प्रोटीन्स हैं, जो सरफेस के ऊपर एंटीजेंस हैं या प्रोटीन्स आप कह सकते हैं, ये अभी भी इंटैक्ट है। ठीक, तो ये वायरस क्या हो गया, ये इनएक्टिवेटेड वायरस है। और अब इस इनएक्टिवेटेड वायरस को आप वैक्सीन के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी वैक्सीन को आप इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कह देते हैं। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कह देते हैं। तो ये पूरी की पूरी कहानी हो गई जिसमें कि हमने ये सीखा कि आखिर किस तरीके से आप किसी भी पैथोजन को, यहां पे एग्जांपल के तौर पे वायरस को दिखाया कि आप उसको इनएक्टिवेट करा सकते हैं। ठीक, तो यहां तक की बात क्लियर होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं यहां पे कि जैसे कि एक एग्जांपल मैं बताता हूं, साख पोलियो वैक्सीन होती है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा। इससे पहले हम लोगों ने साबीन पोलियो वैक्सीन के बारे में डिटेल में पढ़ा हुआ था जब हम लोग लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के बारे में पढ़ रहे थे। तो साबीन पोलियो वैक्सीन जो होती है वो एग्जाम्पल है आपके लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन का। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे साख पोलियो वैक्सीन के बारे में, तो लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं साख पोलियो वैक्सीन के बारे में, तो ये बात याद रखिएगा, यहां पे आप फॉर्मेल्डिहाइड का ट्रीटमेंट करते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि केमिकल्स का ट्रीटमेंट ज्यादा प्रेफर किया जाता है। तो फॉर्मेल्डिहाइड का ट्रीटमेंट करके आप क्या करते हैं, उस पैथोजन को किल कर देते हैं और उसके बाद उसको किल होने के बाद उसको इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो वैक्सीन है, यानी कि जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, वो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जितनी एफिशिएंट नहीं है। मैंने आपको बताया था लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन पढ़ाते समय कि सिर्फ उसकी एक डोज ही काफी हो जाती है प्रॉपर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करवाने के लिए। बट यहां पे अगर हम बात करें तो आपको रिपीटेड बूस्टर डोज देनी पड़ेगी, रिक्वायर्ड होगी टू अचीव द प्रोटेक्टिव इम्यून स्टेटस। आपको बार बार बूस्टर डोजेस देनी पड़ेंगी, आपको रिपीटेड डोजेस देनी पड़ेंगी ताकि आपकी बॉडी के अंदर वो इम्यून रिस्पॉन्स मेंटेन रहे। ऐसा नहीं है कि लाइव एटीन्यूएटेड की तरीके से आपने एक बार दे दिया तो काफी हो गया, नो, ऐसा नहीं है। तो आपको मल्टीपल टाइम्स डोजेज देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, डू नॉट रेप्लीकेट इनसाइड द होस्ट। ये एक बड़ी परेशानी है यहाँ पे। देखिए पैथोजन जो है वो तो ग्रो ही नहीं कर रहा है ना, उसको तो आप पहले से ही किल कर चुके हो, तो इट डज नॉट ग्रो। हम कह सकते हैं वो ग्रो तो कर ही नहीं रहा है। और एक बात आपको और पता होनी चाहिए यहां पे कि जब तक कोई पैथोजन आपके किसी सेल के अंदर ग्रो नहीं कर रहा होता तब तक आपका टी सेल रिस्पॉन्स मेंटेन नहीं होता, या तब तक आपका टी सेल रिस्पॉन्स जनरेट नहीं होता, तब तक आपके टीसी सेल्स नहीं बन पाते। ठीक, तो यहां पर तो पैथोजन आपका ग्रो ही नहीं कर रहा है, तो डज नॉट रेप्लिकेट इनसाइड द होस्ट। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमोरल रिस्पॉन्स या ह्यूमोरल या एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ही जनरेट हो पाता है, टी सेल रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट ही नहीं हो पाता। यानी कि आप कह सकते हैं कि सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या टी सेल इम्यूनिटी मेंटेन नहीं होती। यहां पे देखिए मेंशन भी है कि टी सेल इम्यूनिटी जो है वो जनरेट यहां पे नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमोरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स ही यहां पे होता है। ठीक, क्योंकि ह्यूमरल या एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस किसके अगेंस्ट होता है, जो पैथोजेंस आपके सर्कुलेशन के अंदर होते हैं उनके अगेंस्ट होता है। तो ये सर्कुलेशन के अंदर ही रहेगा, ये किसी भी सेल के अंदर नहीं जा पाएगा, वहां पे ग्रोथ नहीं शो कर पाएगा, इसीलिए इसके अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरल या एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। ठीक, तो यहां पे देखिए लेस इफेक्टिव देन, अब मैंने क्या लिखा हुआ है, लेस इफेक्टिव देन लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्योंकि लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के अगेंस्ट टी सेल रिस्पॉन्स भी आ रहा था और बी सेल रिस्पॉन्स भी आ रहा था, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स भी था और ह्यूमरल रिस्पॉन्स भी था। दोनों तरीके के रिस्पॉन्सेस हमें मेंटेन करने को, हमें देखने को मिल रहे थे अगेंस्ट लाइव एटीन्यूएटेड। बट यहां पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमरल रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है, आपको टी सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स देखने को भी नहीं मिल रहा। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इस तरीके के वैक्सीन में, यानी कि आप इनएक्टिवेटेड वैक्सीन में आईजीए नहीं देखते। जो सिक्रीटरी आईजीए होता है, आपको पता है कि आईजीए जो है ऐसी एंटीबॉडी है जो सिक्रीशंस में, यानी कि बॉडी फ्लूइड्स के अंदर पाई जाती है।
फॉर इंस्टेंस सलाइवा के अंदर पाई जाएगी, फॉर इंस्टेंस स्वेट के अंदर पाई जाएगी, जितने भी बॉडी फ्लूइड्स होते हैं उनके अंदर ये एंटीबॉडी देखी जाती है। बट अनफॉर्चुनेटली सिक्रेटरी आईजीए इस टाइप की इम्यूनिटी में प्रोड्यूस नहीं होती। तो यहां पे देखिए हम नुकसान में है। क्यों? क्योंकि एक तो टी सेल रिस्पॉन्स नहीं देखने को मिल रहा और एक आईजीए भी, सिक्रेटरी आईजीए भी प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो ये इस तरीके की पूरी कहानी होगी। यहां पे मैंने आपको कंपेयर करके बताया बेसिकली कि क्यों हमारा जो लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन हैं वो ज्यादा बेटर हैं एज कंपेयर टू जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है इनसे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स के बारे में मैंने बताया हुआ है यहाँ पे, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, एक बार देखें इसको। तो ये एग्जांपल्स हैं आपके इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकॉकल हेपेटाइटिस के अगेंस्ट, मेनिंजोकॉकल इनएक्टिवेटेड पोलियोमाइलिटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया, टिटनस, पर्ट्यूसिस, जापानीज इंसेफेलाइटिस, टिक बॉर्न इंसेफेलाइटिस, मोनोवेलेंट होल सेल टाइफॉइड, ये भी टाइफॉइड की है, रेबीज, चिंग्रिक्स। तो ये बेसिकली आपके इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के एग्जांपल्स हैं। यहाँ पे देखिए आपके किसी भी एग्जाम में एग्जांपल्स जो हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर वैक्सीन। ठीक है, तो वैक्सीन में एग्जांपल्स ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको एक बार लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इस टाइप के वैक्सीन के, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। तो जल्दी से देख लीजिए कि डिसएडवांटेजेस की बात करूं तो इन केस ऑफ अर्ली सॉक वैक्सीन, जो अभी मैंने आपको बताया कि ऐसी पोलियो वैक्सीन होती हैं जो सॉक वैक्सीन कहलाती हैं, वो जो है वो इसके अंडर, इसकी कैटेगरी के अंदर आती है, यानी कि इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के अंदर आती है। आपको याद होगा साबीन वैक्सीन जो है वो आपका लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन के अंदर आती थी। तो सॉक पोलियो वैक्सीन के केस में क्या होता था, इनएक्टिवेशन करवाया गया, बट एक बार की बात है, इनएक्टिवेशन करवाया गया बट इनएक्टिवेशन प्रॉपरली हो नहीं पाया। अगर इनएक्टिवेशन प्रॉपरली हो नहीं पाएगा तो क्या होगा, जो प्रॉपर प्रोसीजर्स थे वो फॉलो नहीं हो पाए, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल्स को एडमिनिस्टर किया गया था ये वैक्सीन, उन लोगों के अंदर पैरालिटिक पोलियो देखने को मिल गया। यानी कि उन लोगों के हिसाब से तो उन्होंने वैक्सीन ली थी बट फिर भी पैरालिटिक पोलियो उनको देखने को मिला। तो ये इस वजह से है क्योंकि इनएक्टिवेशन प्रॉपरली नहीं हुआ। हालांकि इस जो इंसिडेंट के बाद जितने भी इनएक्टिवेशन के प्रोटोकॉल थे उनको दोबारा से रिकंसिडर किया गया, उनके अंदर परिवर्तन किया गया, और उसके बाद जाकर के ये चीज हमें देखने को, उसके बाद जाकर के जो नए प्रोटोकॉल्स आए उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स हमें देखने को मिले। ये कहानी समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रिस्की फॉर वर्कफोर्स, इसका क्या मतलब है? एक्चुअली क्या होता है कि जो लोग इनएक्टिवेशन करवाते हैं वायरस का लैब के अंदर, उनके लिए भी ये रिस्की प्रोसीजर है, क्योंकि इस दौरान उनको भी, उनके अंदर भी इंफेक्शन हो सकता है। दूसरी बात क्या है, आपको रिपीटेड बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने एक बार ये डोज लगवा ली तो आप फ्री हो जाएंगे, रिपीटेड बूस्टर डोज। दूसरी चीज क्या है, दूसरी डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एक्टिवेट नहीं होती। तीसरी क्या है, यहाँ पे आईजीए, सिक्रेटरी आईजीए जो है वो भी नहीं बनता। तो हालांकि ये चीजें मैंने पीछे भी बताई हैं, तो ये सारी के सारे पॉइंट्स आपके डिसएडवांटेज में एड ऑन हो सकते हैं, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इस स्लाइड के अंदर, ये सारे के सारे क्यूबे की लेटेस्ट एडिशन से मैंने ली हुई है। तो इनकेस अगर किसी को रेफरेंस की जरूरत हो तो मैंने आपको बताया कि ये सब का सब क्यूबे से लिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं एडवांटेजेस की। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस काइंड ऑफ वैक्सीन। तो सबसे पहले तो एडवांटेज क्या है कि ये दोनों ही के अगेंस्ट यूज किया जाता है। वायरल डिजीजेस के अगेंस्ट भी यूज की जा सकती है, बैक्टीरियल डिजीजेस के अगेंस्ट भी यूज की जा सकती है, दोनों के अगेंस्ट प्रॉपर काम करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सेफ्टी, स्टेबिलिटी, ईज ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आप ज्यादा सेफ है, ये जो हमारा जो इस टाइप की जो वैक्सीन है वो ज्यादा सेफ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप वापस म्यूटेट होते हुए नहीं देखते। लाइव एटीन्यूएटेड के केस में क्या होता है, आप लाइव ऑर्गेनिज्म दे रहे हैं तो वो क्या करता है, वो आपका रिस्टोर कर सकता है अपने विरुलेंट फेज को, बट यहाँ पे ऐसा नहीं देखने को मिलता। तो ये वैक्सीन कंपेरेटिवली ज्यादा सेफ है, स्टेबल है, और यहाँ पे स्टोरेज करना भी इन वैक्सीन को कंपेरेटिवली ज्यादा आसान है, इनका ट्रांसपोर्ट करना भी ज्यादा आसान है। तो कहने का मतलब है कि इनएक्टिवेटेड सेफ्टी को अगर हम कंसिडर करें, सेफ्टी को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं तो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो हैं वो कहीं ज्यादा सेफ हैं एज कंपेयर टू लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन। तो ये एडवांटेजेस हो गए। आइए
नेक्स्ट पढ़ते हैं केस स्टडी के बारे में, जो कि सिग्निफिकेंट यूएसपी है इस वीडियो का। यहां पे मैं इस केस स्टडी में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं अबाउट कोवैक्सीन। आपने जरूर पढ़ा होगा कि भारत बायोटेक और एनआईवी और आईसीएमआर ने मिल करके कोवैक्सीन को बनाया था, उसको डेवलप किया था। ठीक, तो ये यहाँ पे इस तरीके की ये जो कोवैक्सीन की पैकेजिंग इस तरीके की थी। अब यहाँ पे देखते हैं केस स्टडी क्या है, हाउ डज भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन वर्क। आखिर कोवैक्सीन किस तरीके से काम करती है। तो देखिए, कोवैक्सीन आपकी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन कैटेगरी के अंदर ही आती है। क्यों ऐसा है, इसकी पूरी डिटेल देखते हैं कि एक्चुअली भारत बायोटेक एक कंपनी है जिसने एनआईवी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के बारे में बात कर रहा हूं यहाँ पे, और आईसीएमआर, बेसिकली एनआईवी आईसीएमआर का ही इंस्टीट्यूट है, बट आईसीएमआर दिल्ली जो हेडक्वार्टर्स है उसके साथ मिलकर के, और आईसीएमआर एनआईवी जो उसका एक इंस्टीट्यूट है, उन सब ने मिल करके भारत बायोटेक के साथ कोवैक्सीन को डेवलप करवाया था। देखा गया था कोवैक्सीन की 78% एफिकेसी थी। ठीक, अच्छा, कोवैक्सीन कैसे काम करता है। एक्चुअली कोवैक्सीन इम्यून सिस्टम को आपके समझाता है, उसको टीच करता है, उसको पढ़ाता है कि आपको एंटीबॉडी डेवलप करवानी है अगेंस्ट SARS-CoV-2 कोरोना वायरस। यानी कि एक तरीके से उसको टीच करता है इम्यून सिस्टम को कि आपको एंटीबॉडीज का सिक्रीशन करना है, एंटीबॉडीज को बनाना है अगेंस्ट SARS-CoV-2 कोरोना वायरस। ठीक, अब देखिए, सबसे पहले एनआईवी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने क्या किया था, सैंपल ऑफ कोरोना वायरस को प्रोवाइड किया था। देखिए, कोरोना वायरस को आइसोलेट करना भी बहुत बड़ा टिपिकल काम था जिसको एनआईवी ने बखूबी निभाया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आईसीएमआर का इंस्टीट्यूट है, एंड आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड कि मैं आईसीएमआर का फेलो रहा हूं, और आईसीएमआर की जेआरएफ, आईसीएमआर की एसआरएफ की फेलोशिप अपने पीएचडी के दौरान मैंने ली है। तो आई एम वेरी प्राउड कि आईसीएमआर इसमें पूरा भागीदार रहा था। तो देखिए, सैंपल ऑफ कोरोना वायरस वाज प्रोवाइडेड बाय एनआईवी। एनआईवी ने कोरोना वायरस को आइसोलेट किया था और उसके बाद भारत बायोटेक के साथ उसको शेयर किया था। अब जब कोरोना वायरस को आइसोलेट किया गया तो उसके बाद उसको प्रोपियोलैक्टोन से ट्रीट किया गया। देखिए, अगेन ये प्रोपियोलैक्टोन वही चीज है जिसकी मदद से आप क्या कर रहे हैं, उस वायरस को किल कर दे रहे हैं। तो प्रोपियोलैक्टोन की वजह से वो वायरस किल हुआ, जिसकी वजह से कोरोना वायरस अब रेप्लिकेट नहीं कर पा रहा था, डिसेबल हो गया था, किल हो चुका था। अब जब ये कोरोना वायरस किल हो चुका तब, लेकिन देखिए, ध्यान से देखिए कि इसके किसी भी तरीके से आप ये नहीं देख सकते कि इसके स्ट्रक्चर में कोई परिवर्तन आया हो। आप अगर गौर से देखें, यहां पे अगर आप गौर से देखें तो ये हमारा ओरिजिनल कोरोना वायरस है। ठीक, यहां पे सब कुछ मेंटेन्ड है, बट जब आप इसको उस केमिकल से ट्रीट कर रहे हैं तो उस केमिकल से ट्रीट करने के बाद इसके जीन्स जो है वो इनएक्टिवेट हो गए हैं। तो ये इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस है, और ये केमिकल का नाम क्या है, बीटा प्रोपियोलैक्टोन नाम है इसका। लेकिन अगर इसको देखिए तो इसका बाहरी स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल मेंटेन्ड है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब अगर हम इसके आगे बढ़ने की कोशिश करें तो यहां पे देखिए, नेक्स्ट क्या किया, जब कोरोना वायरस आपका इनएक्टिवेट हो गया तो इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस कुड नॉट रेप्लिकेट, बट देयर प्रोटीन्स इंक्लूडिंग स्पाइक रिमेन्ड इंटैक्ट। कहने का मतलब क्या हो गया कि अब रेप्लिकेट तो नहीं कर पा रहा था कोरोना वायरस, बट फिर भी कोरोना वायरस रेप्लिकेट नहीं भी कर पा रहा था, तब भी वो उसके जो प्रोटीन्स थे, जो सरफेस प्रोटीन्स थे, वो इंटैक्ट थे, और सरफेस प्रोटीन के इंटैक्ट होने की वजह से क्या था, वो अभी भी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट कर सकता था। नेक्स्ट क्या किया गया, इनएक्टिवेटेड वायरस को एल्यूमिनियम बेस्ड कंपाउंड्स के साथ जोड़ दिया गया। तो ये एल्यूमिनियम बेस्ड कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एडजुवेंट्स। आपने जरूर पढ़ा होगा एडजुवेंट क्या करता है। एडजुवेंट जो है वो इम्यूनोजेनिसिटी किसी भी चीज की बढ़ा देता है। कैसे बढ़ाएगा, अब जैसे कि अगर हम बात करें कि फ्यूम्स एडजुवेंट है या आपका एलम है, ये प्रॉपर एडजुवेंट्स की तरीके से काम कर सकते हैं। किसी भी चीज के साथ या किसी भी ऐसी एंटीजन के साथ अगर आपने उसको मिक्स करके दिया तो उस एंटीजन का अगर सपोज करिए कि इतनी अच्छी इम्यूनोजेनिसिटी नहीं है, उतना ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स उस एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, और आपने उसको एडजुवेंट के साथ मिक्स करके दिया, तो एडजुवेंट क्या करेगा, उसका डिलेड रिलीज करेगा, उस एंटीजन का रिलीज बॉडी के अंदर बहुत धीमे धीमे करेगा, जिसकी वजह से वो जो एंटीजन है वो बॉडी में लंबे समय तक रहेगा, जिसकी वजह से इम्यून सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट होगा, इम्यूनोजेनिसिटी बढ़ जाएगी, इम्यून रिस्पॉन्स ज्यादा माउंट हो जाएगा। तो ये काम किया गया था एडजुवेंट के साथ। तो इसके ये क्या कर रहा था, इट स्टिमुलेट्स द इम्यून सिस्टम टू बूस्ट द रिस्पॉन्स अगेंस्ट द वायरस।
तो इस एडजुवेंट ने क्या किया, वायरस के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था बॉडी का उसको बूस्ट अप कर दिया और फिर हमारा कोवैक्सीन बन करके तैयार हो गया। ठीक, तो ये इस तरीके की पूरी कहानी है। मैं आप सभी लोगों को एक मूवी देखने की सलाह देता हूं जिसमें कि इस पूरी की पूरी वैक्सीन को बनाने के बारे में बताया गया है। तो द वैक्सीन वॉर करके एक मूवी है, आप जरूर उसको देखिएगा, आपको पूरा आइडिया लगेगा कि आखिर भारत की कोवैक्सीन किस तरीके से बनी थी और कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था गवर्नमेंट को और आईसीएमआर को, ताकि वो इतनी अच्छी वैक्सीन मार्केट में ला सकें और इंडिया की अपनी इंडिजिनस वैक्सीन लेकर के आ सके। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया है तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।